इलस्ट्रेशन 3 पढ़े मैं करता हूँ, इलस्ट्रेशन 3 पढ़ ले मैं करता हूँ। बिल मिला के करते हैं, एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर दीजिएगा। जी, इसमें और इलस्ट्रेशन 2 में एक फर्क ये है कि इलस्ट्रेशन 2 में आपको पोर्टफोलियो के अंदर शामिल जो कंपनी ए कंपनी बी के शेयर्स थे उनके रिटर्न दिए हुए थे और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशंस दी हुई थी। अब आपको उनकी स्टैंडर्ड डेविएशंस इलस्ट्रेशन 3 में नहीं दी हुई, तो फिर एक स्टेप और क्या बढ़ गया, पहले स्टैंडर्ड डेविएशंस भी निकालनी पड़ेंगी। इलस्ट्रेशन 3 पोर्टफोलियो 1 और पोर्टफोलियो 2 में से चुनना है। पहले मैं पोर्टफोलियो 1 सॉल्व कर रहा हूं, पोर्टफोलियो 2 फिर आप सॉल्व करेंगे। पोर्टफोलियो 1 यानी कंपनी ए और कंपनी बी के शेयर्स, और वेटेज कितना है जी 50-50। तो जो कंपनी ए है इसको मैं एक्स कह लेता हूं और जो कंपनी बी है इसको मैं वाई कह लेता हूं, और प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.2, 0.4। और एक्स और वाई बेसिकली मैं कह रहा हूं इनके रिटर्न को, ये टेबल में क्या दिया मैं, रिटर्न दिया मैं ना। जैसे कंपनी ए के क्या दिया हुआ 20, 22, 25, इधर 14, 20, 23। इसका मतलब है कि अगर हमने कंपनी ए के शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो साल बाद हमें 20% रिटर्न मिलेगा, और ये 20% किन चीजों से मिलकर बना होगा, डिविडेंड भी और कैपिटल गेन भी। लेकिन इस बात के चांसेस 0.4 हैं, 22 भी हो सकता है, इस बात के चांसेस 0.2 हैं, 25 भी हो सकता है, इस बात के चांसेस 0.4 हैं। इसी तरह कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट के ये रिटर्न है। हमें फैसला करना है पोर्टफोलियो 1 बेहतर है कि पोर्टफोलियो 2 बेहतर है, यूजिंग पोर्टफोलियो थ्योरी। कैसे करें फैसला, दोनों पोर्टफोलियोज का रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अभी इस वक्त पोर्टफोलियो 1 का रिटर्न और पोर्टफोलियो 1 का रिस्क कैलकुलेट करना है। पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालें, इलस्ट्रेशन 2 में क्या था, रिटर्न दिया हुआ था, अब आपको रिटर्न 2-3 दिए हैं, तो इनका एवरेज कर लेते हैं, यानी इनका मीन निकाल लेते हैं, इनका एवरेज कर लेते हैं। 20 × 0.4, 22 × 0.2, 25 × 0.4, 14 × 0.4, 20 × 0.2, 23 × 0.4, 18.8। इलस्ट्रेशन 2 में जो मैंने 22 और 18 दिया हुआ था ये वो है, उसमें दिया हुआ था, इसमें पहले खुद निकालना पड़ा। इलस्ट्रेशन 2 में कंपनी और बी का रिटर्न दिया हुआ था ना, इसमें खुद निकालना पड़ा। फिर वहां मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई थी, इसमें निकालनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी पी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और पी वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, इनके सम करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। पोर्टफोलियो के रिस्क तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए और क्या चाहिए होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए होगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए भी पहले कोवेरियंस निकालना पड़ता है। तो ठीक है, हम कोवेरियंस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। कोवेरियंस के लिए क्या चाहिए होगा, तो हमें पोर्टफोलियो 1 को सॉल्व करने के लिए 3 कॉलम चाहिए, ए का स्टैंडर्ड डेविएशन, बी की स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरियंस। अब हम पोर्टफोलियो वाले दोनों चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर अभी नहीं समझ आएगा 3 क्यों बनाया, तो चलिए एक बार बना देता हूं, फिर दोबारा बता दूंगा बात जी। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू पी, यानी 20 माइनस 22.4 जो आंसर आया उसका स्क्वायर इन 2.4। और आप जब आईके वाले सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर रहे होंगे तो एक बार यहां फॉर्मूला लगा लिया, उसको कॉपी करके यहां छाप दें जी। पहले वाले का आंसर क्या बना, 20 माइनस 22.4 यानी 2.4 का स्क्वायर इन 2.4, 76। 22 माइनस 22.4 यानी 0.4 आ गया, उसका स्क्वायर लिया और इन 2.2। जी, पॉइंट
16। 25 माइनस 22.4 जो आंसर आया यानी 2.6 उसका स्केयर और इन 2.4 6.76। ये गलत है। 2.3 ये ठीक है। 0.03 ये भी गलत होगा फिर। 2.70 सम 5.03। अच्छा ये आ गया है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर रूट अब यही शुरू y के साथ करना है। 9.21 सम और स्टैंडर्ड डेविएशन ये जी 20 इंटू 20 माइनस 22.4 14 माइनस 18.8 इसके आंसर को मल्टीप्लाई किया इसके आंसर से मल्टीप्लाई किया 0.4 से जी 4.6 ये वाला हाँ बिल्कुल आ सकता है। ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है माइनस 0.096 तो 1 हो गया ये 0.1 हो गया 1 हो गया ये भी नेगेटिव है माइनस कैसे हो सकता है? इधर स्केयर तो नहीं लिया हुआ कहीं? कोरिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है कोवेरिएंस वाला फार्मूला है ना। इन फिगर्स में से देखिए जो जिससे कैलकुलेट नहीं हो रहा बताएं। जी ठीक है कैलकुलेशंस। अच्छा अब ये सारी मेहनत की क्यों थी? पोर्टफोलियो 1 का रिटर्न कैसे निकलेगा? इन दोनों के रिटर्न्स का वेटेड एवरेज 22.4% का वेट है 0.5 और 18.8% का वेट है 0.5 20 ये पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। और पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलेगा? इस पोर्टफोलियो में 2 इन्वेस्टमेंट है ना तो 2 एसेट पोर्टफोलियो 2 एसेट पोर्टफोलियो का फार्मूला जी 0.5 का स्केयर
इंटू एक्स का वेरियंस प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू वाई का वेरियंस प्लस 2 इंटू एक का वेट दूसरे का वेट इंटू कोवेरियंस। ये मैंने कोवेरियंस वाला फार्मूला लगाया। अरे अरे ये है ये 16.56 जी। $3.14 और इसका आंसर परसेंटेज में आएगा कि रुपए में आएगा कि बंदों में आएगा कि कुर्सियों में आएगा? इसका आंसर क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन उसकी है जो डाटा है। अगर ये रुपीज मिलियन का डाटा होता तो एवरेज भी रुपीज मिलियन होता, स्टैंडर्ड डिवीजन भी रुपीज मिलियन होता। ये डाटा चूंकि रिटर्न का है, परसेंटेज रिटर्न, इसलिए ये भी परसेंटेज है और ये भी इसी वजह से परसेंटेज ही है। यानी जो डाटा है ना ये वही है। पोर्टफोलियो 2 आप करें सॉल्व, पोर्टफोलियो 2 करें सॉल्व।
ऐड करेंगे पोर्टफोलियो 2 सॉल्व करती हो। हाँ जी, पोर्टफोलियो 2 का आंसर क्या आया रिटर्न का? 21.7 और रिस्क का 3.98। अगर इन दोनों का रिटर्न बराबर होता तो हम कम रिस्क को चूज कर लेते हैं, और अगर रिस्क बराबर होता तो ज्यादा रिटर्न। लेकिन डिफरेंट है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। पोर्टफोलियो 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन यानी रिस्क 3.14 डिवाइडेड बाय इसका रिटर्न 20.6 15 और यही काम 2 के साथ करते हैं 3.98 डिवाइडेड बाय 21.7 18.38। तो ऐड किसको करना था? दोनों के नहीं, ये पोर्टफोलियो रिस्क ही निकाला है हमने। ये पोर्टफोलियो का रिस्क यानी पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डिविएशन निकाली है। तो कौन सा पोर्टफोलियो बेहतर हुआ? 1, क्योंकि कम रिस्क है। यानी 15.23 का मतलब है कि एक रिटर्न कमाने के लिए 15 रिस्क लेना पड़ रहा है, इसमें एक रिटर्न कमाने के लिए 18 रिस्क लेना पड़ रहा है, तो ये बेहतर है। तो इस सवाल का आंसर हुआ कि पोर्टफोलियो 1 बेहतर है। अच्छा, इसी इलस्ट्रेशन 3 से जस्ट ऊपर अभी मैंने आपको पोर्टफोलियो थ्योरी बताई थी मार्केट इन्वेस्टर के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम इसी को देखते हैं कि अगर एक कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है, तो फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि जो हम अभी कंपनी ए और कंपनी बी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, अब अगर हम एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में जाके देखें अभी जो पढ़ाया वो एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि शेयर ए में पैसा लगाएं कि शेयर बी में पैसा लगाएं, नहीं शेयर ए एंड बी के कॉम्बिनेशन में पैसा लगाएं या सी एंड डी के कॉम्बिनेशन में पैसा लगाएं। अगर इसी को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे शिफ्ट कर लें तो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट ए एंड बी इकट्ठे करेंगे, प्रोजेक्ट सी एंड डी इकट्ठे करें। यहां पर ये रिटर्न्स थे कि इनमें इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे शिफ्ट कर लें तो वहां पर रिटर्न्स क्या होंगे? रिटर्न्स परसेंटेज रिटर्न IRR। तो जो अभी यहां पढ़ा शेयर्स की जगह प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे और शेयर्स के रिटर्न की जगह उन प्रोजेक्ट्स के IRR आ जाएंगे। तो इलस्ट्रेशन 3 से जस्ट ऊपर जो मैंने डिसीजन मेकिंग का बी लिखा हुआ है कि अगर इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे अप्लाई करके देखें तो सारा कुछ यही होगा जो अभी तक सीखा। बस वो जो यहां पर शेयर के रिटर्न थे वहां प्रोजेक्ट्स के IRR आ जाएंगे, और यहां जो वेट्स दिए हुए थे किस बेस पे, ये वेट किस बेस पे कैलकुलेटेड है? 50-50 30-70 के टोटल अमाउंट किस में कितनी इन्वेस्ट करनी है। जैसे अगर इन्वेस्टर 1 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है तो 4 लाख के शेयर्स ए में खरीदेगा, 6 लाख के बी में खरीदेगा। या अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो इसका मतलब है कि अगर इन्वेस्टर 10 लाख रुपए करना चाहता है तो 5 लाख रुपए कंपनी ए के शेयर खरीदेगा, 5 लाख रुपए कंपनी बी के शेयर खरीदेगा। 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है तो 3 लाख रुपए के कंपनी सी के शेयर खरीदेगा, 7 लाख रुपए के कंपनी डी के खरीदेगा। तो अगर इसी सारे कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे अप्लाई कर दें तो इनकी जगह क्या आ जाएंगे? प्रोजेक्ट्स के IRR और वेट्स किस बेस पे निकलेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू वर्थ। नहीं, कैपिटल राशनिंग नहीं हो रही यहां पर। कैपिटल राशनिंग को क्यों लिंक कर रहे हैं? कंपैरिजन की वजह से।
कैपिटल राशनिंग रहने दें, आप ये कह दें कि हम अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में ये फैसला करते हैं कि प्रोजेक्ट ए बेहतर है कि बी बेहतर है, तो हाँ तब भी सीखिए डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर उसको इसके कॉन्टेक्स्ट में करना हो तो भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा सवाल में क्या करना है? जो अब तक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल किए थे, क्या उनमें कभी हमने दो ऑप्शंस कंपेयर नहीं की? तो वो इस टॉपिक का सवाल क्यों नहीं था? नहीं, क्या हमने वहां पर नहीं कंपेयर की दो ऑप्शंस कि इंपोर्ट कर लें कि लोकल कर लें? तो कैसे पता चला कि ये टॉपिक नहीं था, वो था? अगर ये टॉपिक होता तो प्रोबेबिलिटीज, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, ये चीजें दी होती तो फिर वो इस टॉपिक का सवाल बन जाता। देखिए, कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के, किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं ना। अगर हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना था, तो जो पहले सीखा था उसमें कंपैरिजन का तरीका था या तो उन प्रोजेक्ट्स की एनपीवी कंपेयर कर लें या ईआरआर कंपेयर कर लें, ये भी एक तरीका था। अब अगर हम उन प्रोजेक्ट्स के ही डिसीजन को, वो बुजुर्ग जिसने पोर्टफोलियो थ्योरी बनाई है उसकी मेहनत इस्तेमाल करके हम डिसीजन करना चाहें, तो इस तरीके से भी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये वाला काम है या वो वाला काम है? डेटा से पता चलेगा। जैसे अभी आप दिसंबर 13 पे आए, पास्ट पेपर में आए दिसंबर 13, ये पहला ही सवाल है इस चैप्टर में, पहला ही सवाल है पैरामाउंट इंडस्ट्रीज। सवाल पढ़े, आपको सवाल देखते पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट अप्रेजल का पहले वाला पढ़ा हुआ टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है। PIL has identified 3 projects for investment purposes. Due to shortage of funds, इनमें से कोई एक चुनना है। अब आपको सवाल से, डेटा से देख के अंदाजा हो रहा है कि प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, उनके रिटर्न्स दिए हुए हैं, कोरिलेशन दिया हुआ है, इसलिए इस टॉपिक का सवाल बन गया। अब सवाल ये पूछा है कि बताएं इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट चुने, तो कैसे करें फैसला? पोर्टफोलियो थ्योरी कैसे लगेगी? वो इंडिविजुअल पे तो नहीं लगती, वो तो पोर्टफोलियो पे लगती है। तो हमने तो ABC में से कोई एक करना है। एग्जिस्टिंग प्लस प्रोजेक्ट ए, ये एक पोर्टफोलियो है। एग्जिस्टिंग प्लस प्रोजेक्ट बी, ये दूसरा पोर्टफोलियो है। एग्जिस्टिंग प्लस प्रोजेक्ट सी, ये तीसरा पोर्टफोलियो है। ये 3 ऑप्शंस है, इसलिए एग्जिस्टिंग के साथ इनका कोरिलेशन दिया हुआ है। कैसे पता चल रहा है? इस टॉपिक का सवाल है, इस डेटा से पता चल रहा है। आपको एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस का रिटर्न भी दिया हुआ है, आखिरी कॉलम में डब्ल्यूज दिए हुए, वेट्स, कोरिलेशन दिया हुआ है ऑफ रिटर्न्स विद एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे 3 ऑप्शंस बन गए, एग्जिस्टिंग प्लस ए, एग्जिस्टिंग और बी, एग्जिस्टिंग और सी। तो ये डेटा से पता चल रहा है कि क्या करना है। इस आखिरी वाली लाइन का कुछ भी नहीं करना। ये आईकैप के सॉल्यूशन में एक और तरीका भी लगाया हुआ था, उसकी वजह से ये आखिरी सेंटेंस दिया हुआ है। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, एक तरीका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आखिरी सेंटेंस का कोई काम नहीं है। ये जो रिक्वायर्ड से ऊपर लिखा हुआ है ना, मार्केट रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको इग्नोर, इसका कोई काम नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसके बगैर हो जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, शार्प रेशियो हो सकती है, और भी तरीके हो सकते हैं। तो कर दें सवाल, आप अभी कर दें। आप समझ लें कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है रिस्क पर रिटर्न, कि 1 रुपया रिटर्न कमाने के लिए इतना रिस्क लेना पड़ेगा, 1 रुपया रिटर्न कमाने के लिए इतना रिस्क लेना पड़ेगा। या ऐसे कह लें कि 1% रिटर्न कमाने के लिए इतना रिस्क लेना पड़ेगा, 1% रिटर्न कमाने के लिए इतना रिस्क लेना पड़ेगा। पर रिटर्न, हम जब कुछ चीजों, डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई पर करके कर रहे होते हैं ना, पर किलोमीटर, पर यूनिट। तो ये पर यूनिट ऑफ रिटर्न है, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न। कि 1 रिटर्न कमाने के लिए इतना रिस्क लेना पड़ेगा, जबकि इस पे 1 रिटर्न कमाने के लिए इतना रिस्क लेना पड़ेगा, तो ये कम रिस्की है।
हाँ जी, ये जो रिटर्न यहाँ सवाल में थे वो ये रिटर्न दिए मैं, ये एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है रिस्क। तो 2 एसेट वाला फार्मूला लगा के तीनों ऑप्शंस में से तीनों की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, तीनों के पोर्टफोलियो रिटर्न, तीनों के पोर्टफोलियो रिस्क और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये निकाल के कंपैरिजन होके फैसला होगा। हाँ जी, सवाल डन। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।